दोस्तों, भारत के इतिहास में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब समय खुद गवाह बन जाता है कि इस मिट्टी ने एक ऐसा सपूत जन्मा है जो युगों तक याद रखा जाएगा। आज हम उसी शख्सियत की बात कर रहे हैं। एक ऐसा नाम जिसने भारत की राजनीति ही नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की सोच को भी बिल्कुल बदल दिया है। वो नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। एक साधारण परिवार में जन्मा वह बालक जिसने कभी अपने बचपन में चाय की दुकान पर लोगों को चाय पिलाई, आज वही बालक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री है। बड़े लोकतंत्र का, समझ रहे हो? यह कहानी सिर्फ व्यक्तिगत सफलता की नहीं है, बल्कि यह कहानी है आम आदमी के सपनों के सच होने की। 75 साल की उम्र में भी नरेंद्र मोदी सिर्फ एक नेता नहीं है, वो एक विचारधारा है, वो एक संकल्प है, वो एक प्रेरणा है। आज भी सुबह 4 बजे उठकर काम शुरू करने वाला, देश के लिए दिन रात मेहनत करने वाला यह इंसान करोड़ों युवाओं को पीछे छोड़ देता है। मतलब मोदी जी का जीवन यात्रा मात्र हमें यह सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो गरीबी, कठिनाई और संघर्ष भी आपको रोक नहीं सकते। चाय बेचने से लेकर वाइब्रेट गुजरात के निर्माता बनने तक और फिर देश के प्रधानमंत्री बनने तक, यह सफ़र बताता है कि भारत में लोकतंत्र सच में जीवित है, सच में लोकतंत्र जीवंत है। और यही वजह है कि आज जब मोदी जी अपना 75वां जन्मदिवस मना रहे हैं तो पूरा भारत गर्व से झूम रहा है, क्योंकि उनके नेतृत्व में भारत ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक इतिहास बन चुकी हैं। आज का यह विशेष अवसर हमें यह एक मौका देता है कि हम नरेंद्र मोदी जी के पिछले 10 वर्षों का उन ऐतिहासिक उपलब्धियों पर नज़र डालें जिन्होंने भारत की दिशा और दशा दोनों ही बदल दी है। तो आइए मोदी जी के 75वें जन्मदिन पर हम सब मिलकर उनकी उस यात्रा को याद करें जिसने भारत को नए युग, नए आत्मविश्वास और नए गौरव के रास्ते पर खड़ा किया है। दोस्तों, भारत का भविष्य उसके बच्चों और युवाओं में बसता है और बच्चों का भविष्य बनता है शिक्षा से। मोदी सरकार ने इस बात को समझा और शिक्षा को सिर्फ किताबों तक सीमित रखने के बजाय इसे रोजगार, कौशल और आत्मनिर्भरता से जोड़ा। शिक्षा में क्रांति लाई इन्होंने, मतलब 34 साल बाद आई नई शिक्षा नीति 2020 ने पूरे सिस्टम को बदलने का खाका तैयार किया है। इसमें मातृभाषा में पढ़ाई होगी, 5+3+3+4 का नया ढांचा और स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया गया है। पहले जहां शिक्षा का मतलब सिर्फ डिग्री था, अब उसे रोजगार और कौशल से जोड़ने की कोशिश हुई। मोदी सरकार के दौरान IITs, IIMs और एम्स की संख्या लगातार बढ़ाई गई। आज देश के अलग अलग राज्यों में युवाओं को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर मिल रहे हैं। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दीक्षा पोर्टल, स्वयं पोर्टल और पाठशाला जैसे प्लेटफॉर्म लाए गए हैं। हम इससे गांव-गांव तक बच्चों को मोबाइल और इंटरनेट से पढ़ाई का मौका मिला। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत लाखों बेटियों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाया गया है। तो दोस्तों, जब शिक्षा का दायरा बढ़ता है तो देश का दायरा भी बढ़ता है और यही बदलाव मोदी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में दिखाया है। ठीक है, तो पहले 7 IIT, 7 एम्स मोदी सरकार के द्वारा लाए गए हैं। पहले सिर्फ 6 हुआ करते थे। स्वास्थ्य में ऐतिहासिक कदम, अगर स्वास्थ्य में भी एक प्रकार से ऐतिहासिक कदम आ गया है, मतलब ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। किसमें? स्वास्थ्य क्षेत्र में भी। तो अभी तक हम बात कर रहे थे शिक्षा क्षेत्र की, अब हम बात करेंगे चिकित्सा के क्षेत्र की। तो अगर शिक्षा भविष्य है तो स्वास्थ्य हमारा वर्तमान होता है, क्योंकि स्वस्थ नागरिक ही मजबूत राष्ट्र का निर्माण करते हैं। अगर नागरिक स्वस्थ नहीं है तो वो क्या भविष्य का निर्माण करेंगे? तो मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को शुरू किया, जो दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसके तहत 100 करोड़ से ज़्यादा गरीब परिवार हैं, उनको हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। जन औषधि केंद्र खोले गए जहां सस्ती दवाइयां गरीब और मध्यम वर्ग तक आसानी से पहुंच हो गई है। मतलब
यहाँ अगर हम देखें जन औषधि केंद्र 2014 में 100 हुआ करते थे, आज 10,000 हो गए हैं। देश भर में नए एम्स और मेडिकल कॉलेज खोले गए, 22 नए एम्स को खोले गए हैं। डॉक्टरों की कमी दूर करने और ग्रामीण इलाकों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने पर बड़ा काम हुआ है। 2019 से 2021 के बीच जब दुनिया कोरोना जैसी महामारी से जूझ रही थी, तब भारत ने न सिर्फ अपने 140 करोड़ नागरिकों को मुफ्त वैक्सीन लगाई, बल्कि करोड़ों डोज दुनिया के अन्य देशों को भी भेजी है। इसे ही वैक्सीन मैत्री कहा गया। तो आयुष मंत्रालय को अलग से मजबूत किया गया, जिससे लोग आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा को विश्व स्तर पर इसकी पहचान मिली है। आज भारत सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं का उपभोक्ता नहीं, बल्कि वैक्सीन और दवाइयों का सप्लायर भी बन चुका है। किसानों के लिए भी कुछ कदम उठाए गए हैं। तो जो भारत की जो आत्मा गांव में बसती है, सबको पता है, और गांव की आत्मा किसान है। तो मोदी सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और खेती को लाभकारी बढ़ाने के लिए कई बड़े कदम उठाए। तो ये पहले तो हुआ, जैसे एक कदम उठाया गया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो देश के 11 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खातों में हर साल 6,000 रुपये सीधे भेजे जाते हैं। अब तक 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि सीधे किसानों तक पहुंचाई जा चुकी है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी है। पहले जहां प्राकृतिक आपदा आने पर किसान कर्ज में डूब जाते थे, अब फसल खराब होने पर उन्हें बीमा का लाभ मिलता है। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भी चलाई गई। हर खेत को पानी के संकल्प के साथ सिंचाई सुविधाओं का विचार किया गया। ड्रिप इरिगेशन और पर ड्रिप मोर क्रॉप जैसे अभियान से पानी की बचत और उपज दोनों बढ़ी है। मंडियों में किसानों की फसल की खरीद का रिकॉर्ड स्तर तक पर विस्तार हुआ है। केवल गेहूं और धान ही नहीं, बल्कि दलहन और तिलहन की खरीद भी सरकार ने की। कृषि उत्पादों के निर्यात में भारत दुनिया में शीर्ष पर पहुंच रहा है। आज भारत चावल और गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, पहले सबसे बड़ा आयातक हुआ करता था। दोस्तों, किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माता भी है। मोदी सरकार ने उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड, ई नाम मंडी और फर्टिलाइजर सब्सिडी जैसी सुविधाएं दे करके उनका आत्मविश्वास को और ज़्यादा बढ़ाया है। तो ये था हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य और किसान के क्षेत्र में मोदी सरकार का योगदान। तो यह योगदान सिर्फ नीतियों में नहीं, बल्कि ज़मीनी बदलाव में नज़र आता है। बेटियों की शिक्षा से लेकर गांव के किसानों की मुस्कान तक मोदी सरकार की योजनाओं ने हर घर तक पहुंच बनाई है। दोस्तों, एक देश तभी मजबूत बनता है जब उसके नागरिकों के पास रोजगार के अवसर हों, युवाओं के पास काम हों और समाज में सबको समान अवसर मिले। मोदी सरकार ने बीते वर्षों में इस दिशा में कई बड़े कदम उठाए हैं। रोजगार और युवाओं के लिए अवसर दिए गए हैं। मतलब भारत की सबसे बड़ी ताकत है यहाँ की युवा आबादी। मोदी सरकार ने युवाओं को न सिर्फ रोजगार दिलाने, बल्कि उन्हें उद्यमी और आत्मनिर्भर बनने पर भी जोर दिया है। स्टार्टअप्स इंडिया मिशन शुरू किया 2016 में। तो 2016 में शुरू हुई इस योजना ने लाखों युवाओं का स्टार्टअप्स शुरू करने का अवसर दिया। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप्स हब बन चुका है। 1 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप्स और 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स भारत की नई पहचान है। और फिर स्किल इंडिया मिशन भी शुरू किया था। तो करोड़ों युवाओं को नए कौशल सिखाए गए। इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य और ऑटोमोबाइल्स जैसे क्षेत्रों में ट्रेनिंग दी गई। फिर चलाया गया था मेक इन इंडिया अभियान। विदेशी निवेश को आकर्षित कर भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाई गई। इसका सीधा असर रोजगार पर पड़ा। मोबाइल फ़ोन से लेकर के रक्षा उपकरण तक जब भारत में बड़े पैमाने पर अब इनका उत्पादन हो रहा है। डिजिटल इंडिया पहल हुई थी। तो डिजिटल इकोनॉमी के आने से नई प्रकार की नौकरियां पैदा हुई, जैसे ऐप डेवलपमेंट हो गया, ऑनलाइन सर्विसिंग हो गया, ई कॉमर्स हो गया। इन सब से युवाओं को इस सरकार ने नए अवसर दिए हैं। तो सरकारी भर्तियों को तेज करने के लिए मिशन रोजगार और लाखों सरकारी पदों की भर्ती भी की गई है। तो दोस्तों, आज भारत का युवा सिर्फ नौकरी ढूंढने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला भी बन रहा है। यह बदलाव मोदी सरकार की नीतियों का ही तो परिणाम है। और इसको आप क्या कहेंगे? अब बात करेंगे हम अल्पसंख्यकों के लिए काम। तो मोदी सरकार पर
अक्सर विपक्ष के यह आरोप लगाए जाते हैं कि यह सिर्फ बहुसंख्यक की सरकार है, सिर्फ हिंदुओं की सरकार है, लेकिन हकीकत इससे उलट है। अल्पसंख्यकों के लिए भी कई योजनाएं शुरू की गई हैं, जैसे हज यात्रा को सस्ता और पारदर्शी बनाया गया है। मतलब क्या है, पहले जहां हज सब्सिडी का पैसा बिचौलियों तक जाता था, अब सीधे हज यात्रा का खर्च घटा करके लाभ जो भी है, लाभ सीधा जो भी घटाकर जो भी लाभ होता है वो यात्रियों तक सीधा पहुंचाया गया है। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजनाएं, लाखों मुस्लिम, ईसाई, सिख और अन्य अल्पसंख्यक छात्रों के को शिक्षा में मदद मिली है इस छात्रवृत्ति योजना के तहत। मदरसा आधुनिकीकरण योजना, तो मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को भी आधुनिक विषय जैसे गणित, विज्ञान और कंप्यूटर सिखाने की व्यवस्था की गई है। 3 तलाक कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को दशकों पुरानी अन्यायपूर्ण प्रथा से मुक्ति दिलाई गई है। तो दोस्तों, मोदी सरकार का मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और यही दृष्टिकोण अल्पसंख्यकों की योजनाओं में भी हमें दिखाई देता है। अगर हम हिंदू समाज की बात करें तो हिंदू समाज और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का काम इन्होंने किया है। हिंदू समाज में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का काम भी इन्होंने किया है। भारत की आत्मा उसकी सनातन संस्कृति में है। मोदी सरकार ने हिंदू समाज की आस्था और संस्कृति को नए गौरव से जोड़ा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण, मतलब 500 साल का संघर्ष 2019 में खत्म हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि मोदी सरकार ने रिकॉर्ड समय में मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। 2024 में रामलला का भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ, जिसे पूरी दुनिया ने देखा। अगला काम था इनका काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ मंदिर और नए स्वरूप में सजाया गया। गंगा तट से मंदिर तक भव्य कॉरिडोर बनाकर लाखों भक्तों को सुविधा दी गई। उज्जैन का महाकाल कॉरिडोर, तो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को अद्भुत और भव्य स्वरूप में सजाया गया। कुंभ मेले का विस्तार और विकास, तो प्रयागराज में 2019 का कुंभ मेले का यूनाइटेड नेशंस ने भी सराहा है इसको, जो अभी 2019 का कुंभ हुआ था, और फिर 2023 में, अभी 24 में महाकुंभ हुआ था। तो योगी को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए मोदी जी ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे पूरी दुनिया ने अपनाया। आज 150 से ज़्यादा देशों में योग दिवस मनाया जाता है। भारत की संस्कृति, त्योहार और मंदिर आज वैश्विक स्तर पर पहचान बना रहे हैं। यही वजह है कि आज का भारत अपने धर्म और संस्कृति पर गर्व करता है। दोस्तों, रोजगार से युवा मजबूत हुआ है, अल्पसंख्यकों को न्याय मिला है और हिंदू समाज को सांस्कृतिक गौरव का पुनर्जागरण हुआ है। तो ये 3 बड़े आयाम हैं जो मोदी सरकार को औरों से अलग करते हैं। युवाओं की शक्ति, समाज का विश्वास और धर्म संस्कृति का उत्थान, ये सब मिलकर भारत को विश्वगुरु की ओर ले जा रहे हैं। तो दोस्तों, जब हम भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की बात करते हैं तो सिर्फ सामाजिक योजनाएं ही नहीं, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक सुधार भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के, बिना आर्थिक विकास के किसी भी देश के विकसित होने की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर विकास की बात करें तो गति शक्ति योजना, मतलब पीएम गति शक्ति योजना, तो यह योजना भारत की सभी मुख्य आर्थिक और लॉजिस्टिक लाइनों को जोड़ती है। हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट और पोर्ट्स को जोड़कर देश में व्यापार की गति इसने बढ़ाई है। जैसे वंदे भारत ट्रेनें चलाई गई हैं। यह देश की रेलवे यात्रा का तेज, सुरक्षित और आरामदायक बनाने का प्रतीक है। आज वंदे भारत ट्रेन नई तकनीक और गति के साथ भारतीय रेलवे का चेहरा बदल रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना, तो करोड़ों गरीबों के लिए पक्के घर बने। हर नागरिक के पास छत होना अब सिर्फ सपना नहीं बल्कि हक बन गया है। उज्ज्वला योजना, करोड़ों महिलाओं के घरों में रसोई गैस पहुंची। इससे महिलाओं का स्वास्थ्य बेहतर हुआ और खुले चूल्हों पर जलने वाली जो बीमारियां हैं, जिससे होती हैं बीमारियां, धुएं से बीमारियां होती हैं, उनमें भी कमी हुई है। अब जल मिशन बीमा देखें, जल जीवन मिशन,
सॉरी, ठीक है। तो गांव-गांव में नल का पानी पहुंचा, जिससे साफ पानी की समस्या दूर हुई और जल के स्तर में थोड़ा सुधार आया है। आर्थिक सुधार और डिजिटल क्रांति, मुद्रा योजना की बात करें तो छोटे व्यवसायों और आत्मनिर्भर उद्यमियों के लिए वित्तीय सहायता, आज लाखों लोग इससे अपने व्यवसाय में वृद्धि कर रहे हैं। जैसे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो देश के कर ढांचे को सरल और पारदर्शी बनाया गया है जीएसटी के माध्यम से। व्यापार और निवेश की गति बढ़ी, डिजिटल इंडिया मिशन भी चलाया गया, सरकारी सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया गया। अब लाखों लोग घर बैठे बैंकिंग, पासपोर्ट, पैन और बिजली बिल जैसी सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। बैंकिंग और वित्तीय समावेशन, तो लाखों गरीबों के खाते खुले, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के जरिए योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंच रहा है। अब विदेश नीति की बात करें, विदेश नीति और वैश्विक पहचान की बात करें तो मोदी सरकार ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक नई पहचान दी। G20 की अध्यक्षता की है भारत ने, तो भारत ने वैश्विक कूटनीति में अपनी ताकत को दिखा दिया है G20 की अध्यक्षता करके। अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस ISA, तो भारत ने 121 देशों को साथ जोड़कर वैश्विक जलवायु परिवर्तन की लड़ाई में नेतृत्व किया है, खुद नेतृत्व करता है देश। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंध बनाए गए। एक्ट ईस्ट और लुक वेस्ट पॉलिसी, एशिया और पश्चिमी देशों के साथ आर्थिक और सामरिक रिश्ते मजबूत किए। भारत की साख और विश्व में सम्मान बढ़ा और अब पूरी दुनिया भारत को उभरती महाशक्ति के रूप में देखती है। अमेरिका तक की फट के नीचे आ रही है, ठीक है। तो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत, अब रक्षा क्षेत्र में बात करें तो सीमा पर सड़कों और पुलों का निर्माण तेजी से कर दिया गया है। इससे सैनिकों को तेजी से जो भी सामान की आपूर्ति हो रही है, उनकी तैनाती का भी अवसर मिल रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक, आतंकवादियों को स्पष्ट संदेश मिला कि भारत अपनी सुरक्षा में कभी ढीला नहीं पड़ता। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर था, स्वदेशी हथियारों और उपकरणों के निर्माण पर जोर दिया गया है। राफेल विमानों का आगमन से भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ी है। भारत अब सिर्फ हथियारों का आयात तक नहीं बल्कि निर्यातक भी बन रहा है, मतलब ब्रह्मोस मिसाइल को बेच रहा है, अनेक देशों को बेच चुका है। तो दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर के लेकर के आर्थिक सुधार, विदेश नीति से लेकर के रक्षा क्षेत्र तक मोदी सरकार ने हर क्षेत्र में भारत को नई पहचान दी है। यह सिर्फ योजनाओं की लिस्ट नहीं है, बल्कि भारत को आत्मनिर्भर, सुरक्षित और विश्व में सम्मानित बनाने की दिशा में ठोस कदम है। इस भाग में मतलब यहाँ पर इस चीज़ में हमने ये देखा है कि कैसे मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था मजबूत की। अभी तक हमने जो देखा, युवाओं के लिए रोजगार और अवसर बढ़ाए, भारत की वैश्विक मंच पर गौरवपूर्ण पहचान दिलाई और रक्षा में नई ताकत और आत्मनिर्भरता को भी लाया गया है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं ऐतिहासिक फैसले की, जिन्होंने भारत की राजनीति और सामाजिक संरचना को एक नई दिशा दी है। बड़े संवैधानिक और कानूनी फैसलों की बात करते हैं तो सबसे ऊपर आएगा हमेशा अनुच्छेद 370 का हटना। तो जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। यह कदम भारत के लिए एकीकृत और मजबूत होने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था। अब जम्मू कश्मीर पूरे देश के साथ मुख्य धारा से जुड़ गया है। अब जो पूरा देश संविधान जो मानेगा, वही संविधान जम्मू कश्मीर को भी मानना पड़ेगा। 3 तलाक पर रोक, मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करते हुए 3 तलाक पर रोक लगा दी है। इससे महिलाओं को न्याय मिला है और सामाजिक समानता का संदेश भी गया है। अब नागरिकता संशोधन कानून CAA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, तो इस कानून के तहत धार्मिक उत्पीड़न झेल चुके अल्पसंख्यक देशों के नागरिकों को भारत में नागरिकता दिलाने का रास्ता खुला। यह कदम भारत की मानवता और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण था। राम मंदिर निर्माण, तो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि और मंदिर का मार्ग प्रशस्त किया गया है। 500 साल का इंतजार खत्म कर दिया है भाई, और करोड़ों हिंदुओं की आस्था का जुड़ा जो सपना था वो भी साकार हो गया है। दोस्तों, ये सिर्फ नीतियाँ और कानून नहीं हैं, ये उस दृष्टि के प्रतीक हैं जो नरेंद्र मोदी ने भारत के लिए बनाई थी। एक ऐसा भारत जो मजबूत, आत्मनिर्भर, आधुनिक और गौरवशाली है। तो अगर हम इसी के साथ हम वीडियो का अंत करेंगे, लेकिन
अंत में कुछ चीज़ें और मैं कहना चाहूँगा कि आज जो नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्मदिन है, इस मौके पर हम सभी उनके नेतृत्व, उनके दृष्टिकोण और उनके अदम्य साहस के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं। मोदी जी ने यह दिखाया है कि कठिनाइयाँ कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सच्चा नेतृत्व तो हमेशा देश और जनता की भलाई के लिए काम करता है। हम सब मिलकर यह संदेश देना चाहते हैं अपने चैनल के माध्यम से मैं कि आपका स्वास्थ्य हमेशा उत्तम रहे, आपकी ऊर्जा और कार्यशक्ति हमेशा बनी रहे। भारत हमें अपने प्रधानमंत्री जी के लिए ये संदेश दे रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप अपनी नेतृत्व क्षमता से और मजबूत और गर्वित बने। तो 75वें जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। जय हिंद, वंदे मातरम।